कल 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएंगे। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है। आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मतदाता दिवस पर मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों मैं सोशल मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहा हूं। लोग साल 2016 की अपनी यादों को फिर से ताजा कर रहे हैं। उसी भावना के साथ आज मैं भी आपके साथ अपनी एक मेमोरी को शेयर करना चाहता हूं। 10 साल पहले जनवरी 2016 में हमने एक एम्बिशियस जर्नी की शुरुआत की थी। तब हमें इस बात का एहसास था कि भले ही एक छोटा क्यों न हो, लेकिन ये युवा पीढ़ी के लिए, देश के फ्यूचर के लिए काफी अहम है। तब कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर है क्या। साथियों, मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूं वह है स्टार्टअप इंडिया की जर्नी। इस अद्भुत जर्नी के हीरो हमारे युवा साथी हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने जो इनोवेशन किए वो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। साथियों, भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये स्टार्टअप्स लीग से हटके हैं। आज वे ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जिनके बारे में 10 साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एआई, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी, आप नाम लीजिए और कोई ना कोई भारतीय स्टार्टअप उस सेक्टर में काम करते हुए दिख जाएगा। मैं अपने उन सभी युवा साथियों को सैल्यूट करता हूं जो किसी ना किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं या फिर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। साथियों, आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों, विशेषकर इंडस्ट्री और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। भारत की इकोनॉमी
तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत पर दुनिया की नजरें हैं। ऐसे समय में हम सब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो जिम्मेदारी है क्वालिटी पर जोर देने की। होती है, चलती है, चल जाएगा, ये युग चला गया। आइए इस वर्ष हम पूरी ताकत से क्वालिटी को प्राथमिकता दें। हम सबका एक ही मंत्र हो, क्वालिटी, क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी। कल से आज बेहतर क्वालिटी। हम जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने का संकल्प लें। चाहे हमारे टेक्सटाइल हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन पैकेजिंग। इंडियन प्रोडक्ट का मतलब ही बन जाए टॉप क्वालिटी। आइए एक्सीलेंस को हम अपना बेंचमार्क बनाएं। हम संकल्प लें, क्वालिटी में न कोई कमी होगी, न क्वालिटी से कोई समझौता होगा। और मैंने तो लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। ऐसा करके ही हम विकसित भारत की यात्रा को तेजी से आगे ले जा पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के लोग बहुत इनोवेटिव है। समस्याओं का समाधान ढूंढना हमारे देशवासियों के स्वभाव में है। कुछ लोग ये काम स्टार्टअप्स के जरिए करते हैं, तो कुछ लोग समाज की सामूहिक शक्ति से रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सामने आया है। यहां से होकर गुजरने वाली तमसा नदी को लोगों ने नया जीवन दिया है। तमसा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की सजीव धारा है। अयोध्या से निकलकर गंगा में समाहित होने वाली यह नदी कभी इस क्षेत्र के लोगों के जनजीवन की धुरी हुआ करती थी, लेकिन प्रदूषण की वजह से इसकी अविरल धारा में रुकावट आने लगी थी। गाद, कूड़ा कचरा और गंदगी ने इस नदी के प्रवाह को रोक दिया था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे एक नया जीवन देने का अभियान शुरू किया। नदी की सफाई की गई और उसके किनारों पर छायादार, फलदार पेड़ लगाए गए। स्थानीय लोग कर्तव्य भावना से इस काम में जुटे और सबके प्रयास से नदी का पुनरुद्धार हो गया। साथियों, जन भागीदारी का ऐसा ही प्रयास आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भी देखने को मिला है। यह वह क्षेत्र है जो सूखे की गंभीर समस्या से जूझता रहा है। यहाँ की मिट्टी लाल और बलुई है। यही वजह है कि लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के कई क्षेत्रों में लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। कई बार तो लोग अनंतपुर की तुलना रेगिस्तान में सूखे की स्थिति से भी कर देते हैं। साथियों, इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोगों ने जलाशयों को साफ करने का संकल्प लिया। फिर प्रशासन के सहयोग से यहाँ अनंत नीरू संरक्षणम प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत हुई। इस प्रयास के तहत 10 से अधिक जलाशयों को जीवनदान मिला है। उन जलाशयों में अब पानी भरने लगा है। इसके साथ ही 7,000 से अधिक पेड़ भी लगाए गए हैं। यानी अनंतपुर में जल संरक्षण के साथ साथ ग्रीन कवर भी बढ़ा है। यहाँ बच्चे अब तैराकी का आनंद भी ले सकते हैं। एक प्रकार से कहें तो यहाँ का पूरा इकोसिस्टम फिर से निखर उठा है। साथियों, आजमगढ़ हो, अनंतपुर हो या फिर देश की कोई और जगह, ये देखकर खुशी होती है कि लोग
एकजुट होकर कर्तव्य भाव से बड़े संकल्प सिद्ध कर रहे हैं। जन भागीदारी और सामूहिकता की यही भावना हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में भजन और कीर्तन सदियों से हमारी संस्कृति की आत्मा रहे हैं। हमने मंदिरों में भजन सुने हैं, कथा सुनते वक्त सुने हैं और हर दौर ने भक्ति को अपने समय के हिसाब से जिया है। आज की पीढ़ी भी कुछ नए कमाल कर रही है। आज के युवाओं ने भक्ति को अपने अनुभव और अपनी जीवन शैली में ढाल दिया है। इसी सोच से एक नया सांस्कृतिक चलन उभर कर सामने आया है। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे। देश के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो रहे हैं। मंच सजा होता है, रोशनी होती है, संगीत होता है, पूरा तामझाम होता है और माहौल किसी कॉन्सर्ट से जरा भी कम नहीं होता है। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है। लेकिन वहां जो गाया जा रहा होता है वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे लय के साथ, भजन की गूंज। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जैन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह देखकर अच्छा लगता है कि इन आयोजनों में भजन की गरिमा और शुचिता का पूरा ध्यान रखा जाता है। भक्ति को हल्केपन में नहीं लिया जाता। न शब्दों की मर्यादा टूटती है और न ही भाव की। मंच आधुनिक हो सकता है, संगीत की प्रस्तुति अलग हो सकती है, लेकिन मूल भावना वही रहती है। आध्यात्म का एक निरंतर प्रवाह वहां अनुभव होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारी संस्कृति और त्योहार दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। दुनिया के हर कोने में भारत के त्योहार बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हर तरह की कल्चरल वाइब्रेंसी को बनाए रखने में हमारे भारतवंशी भाई बहनों का अहम योगदान है। वो जहां भी हैं, वहां अपनी संस्कृति की मूल भावना को संरक्षित कर और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर मलेशिया में भी हमारा भारतीय समुदाय बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि मलेशिया में 500 से ज्यादा तमिल स्कूल है। इनमें तमिल भाषा की पढ़ाई के साथ ही अन्य विषयों को भी तमिल में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा यहाँ तेलुगु और पंजाबी सहित अन्य भारतीय भाषाओं पर भी बहुत फोकस रहता है। साथियों, भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में एक सोसाइटी की बड़ी भूमिका है। इसका नाम है मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसाइटी। अलग अलग कार्यक्रमों के साथ ही यह संस्था एक हेरिटेज वॉक का भी आयोजन करती है। इसमें दोनों देशों को आपस में जोड़ने वाले सांस्कृतिक स्थलों को कवर किया जाता है। पिछले महीने मलेशिया में लाल पाड़ साड़ी आइकॉनिक वॉक, इसका आयोजन किया गया। इस साड़ी का बंगाल की हमारी संस्कृति से विशेष नाता रहा है। इस कार्यक्रम में सबसे अधिक संख्या में इस साड़ी को पहनने का रिकॉर्ड बना, जिसे मलेशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। इस मौके पर ओडिसी डांस और बाउल म्यूजिक ने तो
लोगों का दिल जीत लिया। मैं कह सकता हूं, साया बरबांगा डेंगान डियास्पोरा इंडिया दी मलेशिया, मेरे का मम्बावा इंडिया दान मलेशिया, सेमाकिन टापा। मलेशिया के हमारे भारतवंशियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारत के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वहां हमें कुछ न कुछ असाधारण, अभूतपूर्व होते हुए जरूर दिख जाता है। कई बार मीडिया की चकाचौंध में ये बातें जगह नहीं बना पाती, लेकिन इनसे पता चलता है कि हमारे समाज की असली शक्ति क्या है। इनसे हमारे उन वैल्यू सिस्टम्स की भी झलक मिलती है जिनमें एकजुटता की भावना सर्वोपरि है। गुजरात में बेचरा जी के चंदन की गांव की परंपरा अपने आप में अनूठी है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ के लोग, विशेषकर बुजुर्ग, अपने घरों में खाना नहीं बनाते, तो आपको हैरत होगी। इसकी वजह गांव का शानदार कम्युनिटी किचन। इस कम्युनिटी किचन में एक साथ पूरे गांव का सबका खाना बनता है और लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। बीते 15 वर्षों से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए टिफिन सर्विस भी उपलब्ध है, यानी होम डिलीवरी का भी पूरा इंतजाम है। गांव का ये सामूहिक भोजन लोगों को आनंद से भर देता है। ये पहल न केवल लोगों को आपस में जोड़ती है, बल्कि इससे पारिवारिक भावना को भी बढ़ावा मिलता है। साथियों, भारत की परिवार व्यवस्था, फैमिली सिस्टम हमारी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। दुनिया के कई देशों में इसे बहुत कौतूहल के साथ देखा जाता है। कई देशों में ऐसे फैमिली सिस्टम को लेकर बहुत सम्मान का भाव है। कुछ ही दिन पहले ही मेरे ब्रदर यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि यूएई साल 2026 को ईयर ऑफ फैमिली के रूप में मना रहा है। मकसद ये कि वहां के लोगों के बीच सौहार्द और सामुदायिक भावना और मजबूत हो। वाकई यह बहुत ही सराहनीय पहल है। साथियों, जब परिवार और समाज की ताकत मिलती है तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को परास्त कर सकते हैं। मुझे अनंतनाग के शेखगुंड गांव के बारे में जानकारी मिली है। यहाँ ड्रग्स, तंबाकू, सिगरेट और शराब से जुड़ी चुनौतियां काफी बढ़ गई थी। इन सब को देखकर यहाँ के मीर जाफर जी इतना परेशान हुए कि उन्होंने इस समस्या को दूर करने की ठान ली। उन्होंने गांव के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी को एकजुट किया। उनकी इस पहल का असर कुछ ऐसा रहा कि वहां की दुकानों ने तंबाकू उत्पादों को बेचना ही बंद कर दिया। इस प्रयास से ड्रग्स के खतरों को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है। साथियों, हमारे देश में ऐसी अनेक संस्थाएं भी हैं जो वर्षों से निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में जुटी हैं। जैसे एक संस्था है पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के फरीदपुर में। इसका नाम है विवेकानंद लोक शिक्षा निकेतन। ये संस्था पिछले 4 दशक से बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल में जुटी है। गुरुकुल पद्धति की शिक्षा और टीचर्स की ट्रेनिंग के साथ ही ये संस्था
समाज कल्याण के कई नेक कार्यों में जुटी हैं। मेरी कामना है कि निस्वार्थ सेवा का यह भाव देशवासियों के बीच निरंतर और अधिक सशक्त होता रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम निरंतर स्वच्छता के विषय को उठाते रहे हैं। मुझे ये देखकर गर्व होता है, हमारे युवा अपने आसपास की स्वच्छता को लेकर बहुत सजग हैं। अरुणाचल प्रदेश में हुए एक ऐसे ही अनूठे प्रयास के बारे में मुझे जानकारी मिली है। अरुणाचल वो धरती है जहां देश में सबसे पहले सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। यहाँ लोग जय हिंद कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यहाँ ईटानगर में युवाओं का समूह उन हिस्सों की सफाई के लिए एकजुट हुआ जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। इन युवाओं ने अलग अलग शहरों में सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई को अपना मिशन बना लिया। इसके बाद ईटानगर, नाहरलागुन, दोईमुख, सेप्पा, पालिन और पासीघाट, वहां भी ये अभियान चलाया गया। ये युवा अब तक करीब 11 लाख किलो से अधिक कचरे की सफाई कर चुके हैं। सोचिए दोस्तों, नौजवानों ने मिलकर के 11 लाख किलो कूड़ा कचरा हटाया। साथियों, एक और उदाहरण असम का है। असम के नागांव में वहां की पुरानी गलियों से लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। यहाँ कुछ लोगों ने अपनी गलियों को मिलकर साफ करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उनके साथ और लोग जुड़ते गए। इस तरह एक ऐसी टीम तैयार हो गई जिसने गलियों से बहुत सारा कचरा हटा दिया। साथियों, ऐसा ही एक प्रयास बेंगलुरु में हो रहा है। बेंगलुरु में सोफा वेस्ट एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। इसलिए कुछ प्रोफेशनल्स एकजुट होकर इस इश्यू को अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। साथियों, आज कई शहरों में ऐसी टीमें हैं जो लैंडफिल वेस्ट की रिसाइकलिंग में जुटी हैं। चेन्नई में ऐसी ही एक टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है। ऐसे उदाहरणों से पता चलता है कि स्वच्छता से जुड़ा हर प्रयास कितना अहम है। हमें स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत तौर पर या फिर टीम के तौर पर अपने प्रयास बढ़ाने होंगे, तभी हमारे शहर और बेहतर बनेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब पर्यावरण संरक्षण की बात होती है तो अक्सर हमारे मन में बड़ी योजनाएं, बड़े अभियान और बड़े बड़े संगठन की बातें आती हैं। लेकिन कई बार बदलाव की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से होती है। एक व्यक्ति से, एक इलाके से, एक कदम से, और लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशों से भी बड़े बदलाव आते हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार के रहने वाले बेनोय दास जी का प्रयास इसी का उदाहरण है। पिछले कई वर्षों से उन्होंने अपने जिले को हरा भरा बनाने का काम अकेले दम पर किया है। बेनोय दास जी ने हजारों पेड़ लगाए हैं। कई बार पौधे खरीदने से लेकर उन्हें लगाने और देखभाल करने के सारा खर्च खुद ने उठाया है। जहां जरूरत पड़ी वहां स्थानीय लोगों, छात्रों और नगर निकायों के साथ मिलकर काम किया। उनके प्रयासों से सड़कों के किनारे हरियाली और बढ़ गई है। साथियों, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के जगदीश प्रसाद आहिरवार जी, उनका प्रयास भी बहुत ही सराहनीय है। वो जंगल में बीट गार्ड के रूप में
अपनी सेवाएं देते हैं। एक बार गश्त के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जंगल में मौजूद कई औषधीय पौधों की जानकारी कहीं भी व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं है। जगदीश जी ये जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने औषधीय पौधों की पहचान करना और उनका रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। उन्होंने 125 से ज्यादा औषधीय पौधों की पहचान की। हर पौधे की तस्वीर, नाम, उपयोग और मिलने के स्थान की जानकारी जुटाई। उनकी जुटाई गई जानकारी को वन विभाग ने संकलित किया और किताब के रूप में प्रकाशित भी किया। इस किताब में दी गई जानकारी अब रिसर्चर, छात्रों और वन अधिकारियों के बहुत काम आ रही है। साथियों, पर्यावरण संरक्षण की यही भावना आज बड़े स्तर पर भी दिखाई दे रही है। इसी सोच के साथ देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। अब तक देश में 200 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। ये बताता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं और किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी की एक और बात के लिए बहुत सराहना करना चाहता हूं। वजह है मिलेट्स, यानी श्री अन्न। मुझे ये देखकर खुशी है कि श्री अन्न के प्रति देश के लोगों का लगाव निरंतर बढ़ रहा है। वैसे तो हमने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था, लेकिन आज 3 साल बाद भी इसको लेकर देश और दुनिया में जो पैशन और कमिटमेंट है वो बहुत उत्साहित करने वाला है। साथियों, तमिलनाडु के कल्लकुरिची जिले में महिला किसानों का एक समूह प्रेरणा स्रोत बन गया है। यहाँ के पेरिया पालयम मिलेट एफपीसी से लगभग 800 महिला किसान जुड़ी हैं। मिलेट्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इन महिलाओं ने मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की। अब वो मिलेट से बने उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचा रही हैं। साथियों, राजस्थान के रामसर में भी किसान श्री अन्न को लेकर इनोवेशन कर रहे हैं। यहाँ के रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से 900 से अधिक किसान जुड़े हैं। ये किसान मुख्य रूप से बाजरे की खेती करते हैं। यहाँ बाजरे को प्रोसेस करके रेडी टू ईट लड्डू तैयार किया जाता है। इसकी बाजार में बड़ी मांग है। इतना ही नहीं साथियों, मुझे तो ये जानकर खुशी होती है आजकल कई मंदिर ऐसे हैं जो अपने प्रसाद में सिर्फ मिलेट्स का उपयोग करते हैं। मैं उन मंदिर के सभी व्यवस्थापकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं उनकी इस पहल के लिए। साथियों, मिलेट्स श्री अन्न से अन्नदाताओं की कमाई बढ़ने के साथ ही लोगों की हेल्थ में भी सुधार की गारंटी बनता जा रहा है। मिलेट्स पोषण से भरपूर होते हैं, सुपर फूड होते हैं। हमारे देश में सर्दियों का मौसम तो खान पान के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे में इन दिनों हमें श्री अन्न का सेवन जरूर करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हमें एक बार फिर कई अलग अलग विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिला। ये कार्यक्रम हम सभी को अपने देश की उपलब्धियों को महसूस करने और सेलिब्रेट करने का अवसर देता है। फरवरी में ऐसा ही एक और अवसर आ रहा है। अगले महीने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। इस समिट में दुनिया भर से, विशेषकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट भारत आएंगे। यह सम्मेलन एआई की दुनिया में
भारत की प्रगति और उपलब्धियों को भी सामने लाएगा। मैं इसमें शामिल होने वाले हर किसी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अगले महीने मन की बात में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर हम जरूर बात करेंगे। देशवासियों की कुछ अन्य उपलब्धियों की भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे मन की बात में विदा दीजिए। कल के गणतंत्र दिवस के लिए एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।